हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने न्यू चैनल आरके हिंदी एकेडमिक्स पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट हिंदी इकाई 10 के ऊपर। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि यूजीसी नेट जो इकाई 10 है आपकी हिंदी की, उसमें आपकी कौन-कौन सी विधाएं लगी हुई हैं, उन विधाओं के नाम क्या हैं और वो विधा किस सन में प्रकाशित हुई थी और उन विधाओं में क्या है, वो कितने भागों में विभाजित हैं और उन भागों के नाम क्या हैं। आज के वीडियो लेक्चर से आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्के देखने को मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए मेरे साथ बना रहना है। आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मैंने कहा मैं करवाऊंगी यूनिट 10 जो आपके यूजीसी नेट हिंदी में लगी हुई है। आपने अपने सिलेबस को अच्छे से देखा होगा। आप सब जानते हैं कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक यानी कि 10 इकाई आपकी जो आपका पेपर 2 हिंदी का जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकाई 1 से लेकर इकाई 10 तक यानी 10 यूनिट आपके सिलेबस में दी गई है और वैसे ही 10 यूनिट आपकी जो फर्स्ट पेपर है उसमें दी गई है। तो जो आपके 10 जो 10वीं यूनिट है उसका नाम क्या है? आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। ये क्या है? आपका सिलेबस दिया गया है आपकी यूनिट 10 का। क्या क्या है इसमें? आत्मकथा आती है, जीवनी आती है और अन्य गद्य विधाएं आती हैं। तो सबसे पहली जो रचना दी गई है वो रामरक्ष बेनीपुरी की है, माटी की मूर्तें। महादेवी वर्मा की आती है ठकुरी बाबा। तुलसी राम की दी गई है मूर्धैया। शिवरानी देवी की दी गई है प्रेमचंद घर में। फिर इसके बाद दिया गया है मनु भंडारी की एक कहानी, यह भी। विष्णु प्रभाकर का दिया गया है आवारा मसीहा। हरिवंश राय बच्चन की दी गई है क्या भूलूं क्या याद करूं। रमणिका गुप्ता की है आप हुदरी। हरिशंकर परसाई का दिया गया है भोलाराम का जीव। किरसन चंद्र का है जामुन का पेड़। दिनकर का दिया गया है एक संस्कृति के 4 अध्याय। मुक्तिबोध की दी गई है यहाँ पर एक लेखक की डायरी। एक लेखक की डायरी न होकर इसका शुद्ध नाम यहाँ पर ये प्रिंटिंग एरर कह सकते हो, या आप जब से यूजीसी नेट का आपका सिलेबस बदला है तब से आपके यहाँ पर ये रचना ही दी गई है एक लेखक की डायरी। और एक्चुअल में इस रचना का नाम क्या है? एक साहित्य की डायरी। नाम ध्यान रखना है, मुक्तिबोध की आपके सिलेबस में एक साहित्य की डायरी लगी हुई है। और राहुल सांकरत्यायन का आता है आपका मेरी तिब्बत यात्रा। और अज्ञेय का क्या दिया गया है? अरे या यवर रहेगा याद। यानी टोटल ये आपकी 14 रचनाएं आपकी यूनिट 10 के अंतर्गत लगी हुई है, जिसमें आपकी आत्मकथा भी आती है, जीवनी भी आती है, यात्रा भी आते हैं, आपकी डायरी विधा भी आती है, आलोचनात्मक लेख भी आता है और आपकी हास्य व्यंग्य जो है ये भी इसके अंतर्गत आती हैं। अब एक एक करके मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में मैंने पहले बताया है, एक एक करके मैं ये बताऊंगी कि कौन सी रचना किस सन में प्रकाशित हुई है और उस रचना के जो लेखक है उसका जन्म कब हुआ है और रचना कितने अध्याय में विभाजित है और अध्यायों के नाम क्या है। क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मान लीजिए आपके सामने मुर्द या आत्मकथा दे दी जाती है और पूछा जाता है कि मुर्द या आत्मकथा में कितने भाग हैं, या तो संख्या पूछी जाएगी या फिर संख्याओं का नाम दे दिया जाएगा वहां पर और पूछा जाएगा कि इनको पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले आपके सामने कौन आते हैं? रामरक्ष बेनीपुरी जी। रामरक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? 1899 में हुआ था और माटी की मूर्तें इनके द्वारा लिखी गई है। ये कब आई थी? 1946 में आई थी। तो आपके पास जब आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हिंदी सब्जेक्ट की या फिर किसी भी अदर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो सबसे पहले आप लोगों के पास अपना जो सिलेबस है, आपका जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट आपके पास होना ही चाहिए। क्योंकि सिलेबस को देखकर ही क्या करना है, आपको ये देखना है कि हाँ इस सिलेबस में ये दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब है? 1899 में और इनकी रचना है माटी की मूर्तें कब प्रकाशित हुई थी? 1940 में। महादेवी वर्मा का जन्म है 1907। ठकुरी बाबा इनकी रचना है 1943। तुलसीराम का जन्म है 1949। मुर्दैया इनकी आती है 2010 में। यहाँ पर मैंने जो लेखक है उनकी जो रचनाएं है उनका प्रकाशन वर्ष और जन्म वर्ष साथ में रखा है ताकि आप इजिली एक ही जगह आपको सब मैटर उपलब्ध हो जाए। शिवरानी देवी का जन्म है 1889 और प्रेमचंद घर में आई थी 1944 में। मनु भंडारी है 1931 में जन्म, एक कहानी है भी 2007 में। विष्णु प्रभाकर का जन्म है 1912 और आवारा मसीहा 1974 में आता है।
हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। 1908 में जन्म, क्या भूलू क्या याद करो कब आती है, 1969 में आती है। रमणिका गुप्ता 1930 और आप उधरी 2015 में। हरिशंकर परसाई 1922 और भोलाराम का जीव क्या है, इनकी हास्य व्यंग्य क्या है, ये विधा है। इसका प्रकाशन वर्ष में क्या है, कंफ्यूज है कि हरिशंकर परसाई जो इनकी रचना, हरिशंकर की जो रचनावली है उसमें संकलित है। इसका प्रकाशन वर्ष अभी तक इसका नहीं मिला है। कृष्ण चंद्र 1914, जामुन का पेड़ है 1960 में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब है, 1908 और संस्कृति के 4 अध्याय कब आता है, 1956 में आता है। मुक्तिबोध का है 1917 में जन्म और मुक्तिबोध आपके जो सप्तक आता है 1943 में, उसमें आते हैं। एक साहित्य की डायरी यहाँ पर डायरी क्या है, इसकी रचना है 1964 में है। जो सिलेबस आप लोग जब देखते हो तो वहां पर दिया गया एक लेखक की डायरी, मैंने यहाँ पर आपको मतलब शुद्ध करके दे दिया है। क्या नाम है पूरा रचना का, एक साहित्य की डायरी। राहुल सांकृत्यायन है 1893 में जन्म है। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में इसकी रचना आई थी। अज्ञाय 1911 में और अरे यायावर रहेगा याद कब आया था, 1953 में आया था। तो ये आपके सिलेबस में 14 रचनाएं दी गई है और जो लेखक है उनका जन्म वर्ष और इनकी जो रचनाएं है उनका प्रकाशन वर्ष मैंने साथ में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया ताकि इजिली आप लोग इनको एक जगह से याद कर सको। आगे बात करते हैं, अब हम एक एक रचना को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले रामवृक्ष बेनीपुरी जी आपके सिलेबस में दिए गए यूनिट 10 के अंतर्गत। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म है 1899 और माटी की मूर्ति कब आई थी, 1946 में ये माटी की मूर्ति आती है। प्रकाशन वर्ष ध्यान रखना है। और माटी की मूर्ति में कितने पात्र दिए गए हैं, ये कितने भागों में विभाजित है, तो माटी की मूर्ति आपके 12 भागों में ये विभाजित है। सबसे पहले इसमें जो पात्र आता है वो कौन है, रजिया, बलदेव, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भोजी, परमेश्वर, बेजू मामा, सुभान खा और बोधिया। यानी जो ये टोटल 12 पात्र यहाँ पर दिए गए हैं, इनका क्रम आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले रजिया है, बलदेव है, सरजू भैया है, मंगर है, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भोजी, परमेश्वर, बेजू मामा, सुभान खा और बुधिया। ये टोटल 12 पात्र माटी की मूर्तें जो इन्होंने लिखी है, या माटी की मूर्ति 1946 में जो प्रकाशित हुई थी उसमें कुल कितने पात्र दिए गए हैं, 12 पात्र यहाँ पर दिए गए हैं। अब याद कैसे रखोगे इसको, ऐसे याद कर लो जैसे कि रब रैसे, रब रैसे क्या हो जाएगा आपका रजिया, बैसे बलदेव, फिर करो आप समरू, सैसे हो जाएगा आपका सरजू भैया, मैं से हो जाएगा आपका मंगर और रैसे हो जाएगा आपका रूपा की आजी। बाकी आप लोग आगे देख लेना, जैसे कि देव है, बाल गोविंद भगत है और परमेश्वर है, ये आपके जो ईश्वर भगवान है उनसे मतलब ये पर्यायवाची शब्द आपको तीनों देखने को मिले हैं। जैसे कि देव है, बाल गोविंद भगत और परमेश्वर है। परमेश्वर और बाल गोविंद भगत के बीच में कौन आ जाती है, भोजी, फिर आते हैं बेजू मामा, सुभान खा और बोधिया। मैंने तो इसी तरह से इन कर्मों को याद किया था, आप लोग जिस तरह से कर सकते हो कर लेना, मैंने अपनी ट्रिक यहाँ पर बता दी है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब है, 1899 में। माटी की मूर्ति 1946 में आई थी। कितने भागों में प्रकाशित है, ये 12 भागों में, और मैंने नाम इनके सबके आपको बता दिए हैं। फिर हम बात करते हैं ठकुरी बाबा के ऊपर, जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। 1907 में क्या आता है, महादेवी वर्मा का जन्म होता है। और ठकुरी बाबा कब आती है आपकी, 1943 में क्या आती है, ठकुरी बाबा आती है। और ये क्या है, एक रेखा चित्र है। क्या है ये, रेखा चित्र है। माटी की मूर्ति भी क्या है, रेखा चित्र है। और ठकुरी बाबा भी क्या है, रेखा चित्र है। और समर्थी की रेखाओं में क्या है, ये संकलित है। एक बार आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बना था कि महादेवी वर्मा के द्वारा रचित रेखा चित्र ठकुरी बाबा किसमें संकलित है, तो ये किसमें संकलित है, समर्थी की रेखाएं जो इनका जो क्या है रेखा चित्र है उसमें संकलित है। एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि समर्थी की रेखाओं में कितने रेखा चित्र संकलित हैं, तो इसमें 7 रेखा चित्र दिए गए हैं। मैंने नाम यहाँ पर दिए हैं, भगतीन है, चीनी फेरी वाला है, जगिया धनिया है, मुन्नू की माँ, ठकुरी बाबा, बेरहीन बीबिया और मुंगिया तेलिन। ये जो 7 रेखा चित्र है ये आपके समर्थी की रेखाओं में संकलित है। और ठकुरी बाबा कौन से नंबर पर रखे गए हैं, इसमें 5वें नंबर पर रखे गए हैं। अब आपका एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है, अब आपको बिल्कुल डीप में तैयारी करनी है। हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि महादेवी वर्मा
ने अपने रेखा चित्र समृद्धि की रेखाओं में ठकुरी बाबा को कौन से क्रम पर रखा है, तो कौन से क्रम पर रखा है इसको ध्यान रखना है दोस्तों, 5वें नंबर पर रखा है। अभी हाल ही में आपका जो 6 दिसंबर को 6 जनवरी को आपको यूजीसी नेट का एग्जाम जो कंडक्ट करवाया गया था, उसका पैटर्न आप लोगों ने देख लिया है कि किस तरह से दिन प्रतिदिन आपका एग्जाम पैटर्न बदल रहा है। तो मैं आपको बिल्कुल डीप लेवल की तैयारी अपने इस चैनल के ऊपर करवाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और मेरे साथ आपको जुड़े रहना है, क्योंकि मैं मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आप लोगों को ये सब करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने नेट, जेआरएफ, एचपीएससी, पीजीटी स्क्रीनिंग, हिंदी स्क्रीनिंग ये सब क्या किए हैं, क्वालिफाई किए हैं। तो ठकुरी बाबा कितने कौन से नंबर पर रखती हैं, ये 5वें नंबर पर रखती हैं। इसके बाद आता है तुलसी राम। तुलसी राम, तुलसीदास नहीं आएगा यहाँ पर, तुलसी राम आएगा। तुलसीदास तो आपके भक्ति काल में आते हैं, और तुलसी राम ये क्या है, एक दलित लेखक है, और इन्होंने, इनका जन्म कब है, 1949 में जन्म है, और मूर्धया क्या है, इनकी दलित आत्मकथा है। ध्यान रखना है, मूर्धया क्या है, दलित आत्मकथा है। पूछा जा सकता है कि मूर्धया आत्मकथा मतलब दलित है, या फिर ऑप्शन में और कुछ दे देता है, तो यह क्या है, ये एक दलित आत्मकथा है। और कितने भागों में विभाजित है, ये 7 भाग में ये रचना विभाजित है। और इनके एग्जाम में जो एग्जामिनर है, अक्सर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, किससे, तुलसी राम की जो मूर्धया है उससे। तो सबसे पहले जो भाग आता है वो आता है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, मूर्धया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मूर्धया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतनिया, नागिन, चले बुद्ध की राह, और आजमगढ़ में फाका काशी, ये सब तुलसीराम की जो मूर्धया दी गई है उसमें दिए गए हैं। अब आप लोग याद कैसे रखोगे, जैसे कि परिवार, सबसे पहले बच्चे का क्या आता है, परिवार आता है। परिवार के बाद फिर क्या आता है, उसका स्कूल आता है। स्कूल के बाद फिर वो क्या करने लगता है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने लगता है। विश्वास करने के साथ ही वो क्या हो जाता है, जब किसी पर ज्यादा विश्वास कर लेता है तो वो मुर्दा हो जाता है। मुर्दा होने के बाद वो मतलब भूत के रूप में आ जाता है, फिर महात्मा बुद्ध के संपर्क में आता है, और फिर आजमगढ़ में फाका काशी। इस तरह से मैंने याद किया था, आप लोग अपनी ट्रिक के माध्यम से जैसे चाहो, कहने का मतलब है कि आप लोगों को इनका क्रम जो है वो याद करना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि पहले से बाद के क्रम में लगाइए, या फिर कौन सा भाग तुलसीराम की जो रचना है मूर्धया उससे संबंधित है, नहीं है। तो तुलसीराम की मूर्धया 2010 में आई थी, दलित आत्मकथा, और 7 भागों में क्या है, ये रचना विभाजित है। अगली रचना आती है आपकी शिवरानी देवी। शिवरानी देवी का जन्म कब है, 1889 में, प्रेमचंद घर में इन्होंने लिखी थी 1944 में। ये क्या है, जीवनी है, और कितने भागों में विभाजित है, ये 88 भागों में ये रचना विभाजित है। तो शिवरानी देवी ने क्या लिखा है, प्रेमचंद घर में 1944, 44 का अगर आप डबल कर देते हो तो क्या बन जाता है, 88 बन जाता है, और 88 भागों में क्या है, ये संकलित है। मनु भंडारी का जन्म 1931 में, एक कहानी यह भी 2007 में आई थी, और इन्होंने स्वयं इसकी भूमिका में क्या कहा है, इसको एक लेखकीय आत्मकथा कहा है। ये ध्यान रखना है कि मनु भंडारी ने सिलसिलेवार रूप से कोई भी आत्मकथा नहीं लिखी, लेकिन इन्होंने इसको क्या कहा है, एक लेखकीय आत्मकथा कहा है, क्योंकि इस आत्मकथा में उन्होंने अपने जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, और जो इनकी अध्यापक हैं, जो कॉलेज अध्यापिका है शीला अग्रवाल और राजेंद्र यादव के ये संपर्क में आती हैं, उसका यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है। तो क्या है, ये एक लेखकीय आत्मकथा है, ये आपको ध्यान रखना है। विष्णु प्रभाकर का जन्म 1912 में, और आवारा मसीहा कब है, 1974 में, और विधा क्या है, इसकी जीवनी है। प्रकाशन वर्ष ध्यान रखना, बार बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है और बनेगा। और कितने भागों में विभाजित है, ये 3 भागों में विभाजित है। नाम क्या है, दिशाहारा, दिशा की खोज, और दिशांतर। अब आपके एग्जाम में डीप क्वेश्चन अगर बनता है तो ये पूछ सकता है कि दिशाहारा में कितने भाग है, 18 भाग हैं। दिशा की खोज में कितने भाग है, 18 भाग है, और दिशांतर में कितने भाग दिए गए हैं, 29 भाग दिए गए हैं। अब आपको ज्यादा डीप लेवल पर तैयारी करनी है, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आप लोगों को रट्टाफिकेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल एनटीए जो एग्जाम का पैटर्न बना रहा वो अंडरस्टैंडिंग बेस न होकर रट्टाफिकेशन के ऊपर बना रहा है। जैसे अभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो उसकी जैनेंद्र की कहानी है, कौन सी, अपना अपना भाग्य, जो अंग्रेज बच्चे हैं उनकी आंखें कैसे हैं, पीली पीली है, लाल लाल है, हरी हरी है, या कैसी हैं।
तो देखो क्या कोई पूछने का क्वेश्चन था, लेकिन एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है और आप लोगों को उसका आंसर देना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहती हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल लाइन टू लाइन क्या बनाने पड़ेंगे, आपको उस लाइन से क्या उत्तर ढूंढना पड़ेगा। अब आपको इस तरह से क्या करनी है, अपनी तैयारी करनी है। तो दिशाहारा कितने भागों में है, 18 भाग में। दिशा की खोज 18 भाग, और दिशांतर कितने भाग में है, 29 भाग में दिशांतर विभाजित है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा आती है 1969 में, क्या आती है, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का क्या नाम है, क्या भूलूं क्या याद करूं, और प्रकाशन वर्ष कब है, 1969। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में विभाजित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी जितने स्टार लगा सकते हो लगा लेना। कौन कौन से भाग हैं, क्या भूलू का याद करो 1969 में, नीड का निर्माण है 1970 में, बसेरे से दूर है 1978, और 10 द्वार से सोपान तक 1985। तो क्रम भी इनका ध्यान रखना है, पहले पर कौन सी है, फिर कौन सी, फिर कौन सी और फिर कौन सी है। कैसे याद रखोगे, KNBD, कैसे याद रखोगे, KNBD। कैसे क्या आ जाएगा आपका, क्या भूलू क्या याद करूं, N से आ जाएगा नीड का निर्माण, B से आ जाएगा बसेरे से दूर, और 10 द्वार से डी से आ जाएगा आपका 10 द्वार से सोपान तक। इनका प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखना है, 1969, 1970, फिर आता है 1978, और फिर कब आती है, ये 1985 में आती है। और 10 द्वार से सोपान तक जो इसका लास्ट का भाग है आत्मकथा का, इसके ऊपर इनको सरस्वती सम्मान पुरस्कार भी मिल चुका है। अगले राइटर पर हम बात करते हैं, रमणिका गुप्ता। रमणिका गुप्ता की आती है दलित आत्मकथा है, ये आप हुदरी कब आई थी, 2015 में आई थी। आपके सिलेबस में 2 आत्मकथाएं लगी हुई हैं, एक तो लगी हुई है 2 दलित आत्मकथाएं हैं, एक तो है आपकी मूर्धया जो कब आती है, 2010 में आती है, और दूसरी है आप हुदरी रमणिका गुप्ता की कब आती है, 2015 में आती है। और ये माना जाता है कि ये क्या है, एक बोल्ड आत्मकथा है। कैसे आत्मकथा है, ये बोल्ड आत्मकथा है। 2 भाग, मतलब जो रमणिका गुप्ता है इसके द्वारा 2 आत्मकथाएं लिखी गई थी। जो पहली जो इसका जो पहला भाग है वो क्या है, हादसे 2005 में आया था, और दूसरा भाग 10 साल बाद कब आता है, आप हुदरी 2015 में आता है। और ये आत्मकथा कैसी है, एक जिद्दी लड़की की क्या है, ये आत्मकथा है, ऐसा बताया जाता है। आगे बात करते हैं हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई का जन्म है 1924 में, और भोलाराम का जीव क्या है, इनके एक हास्य व्यंग्य क्या है, विधा है। फिर अगली रचना है कृष्ण चंद्र का है जामुन का पेड़, 1960 में आई थी, और ये भी क्या है, हास्य व्यंग्य विधा है। जो भोलाराम का जीव है और जामुन का पेड़ है, ये दोनों रचनाएं आपकी कैसी हैं, ये दोनों रचनाएं आपकी हास्य व्यंग्य विधा है। बार बार कहती हूँ विधाओं को आपको ध्यान रखना है कि कौन सी विधा किसमें लिखी गई है। अब जो जामुन का पेड़ आपकी जो रचना आती है, इसमें जो फाइल की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से किस किस विभाग में घूमती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले फाइल जाती है वाणिज्य विभाग, फिर कृषि विभाग, फिर हॉर्टिकल्चर, मेडिकल, संस्कृति विभाग, फॉरेस्ट विभाग, और फिर विदेश विभाग में फाइल क्या होती है, इस तरह से ये फाइलें घूमती है। आगे हम बात करें रामधारी सिंह दिनकर की, तो 1908 में जन्म है, और संस्कृति के 4 अध्याय क्या है, 1956 में प्रकाशित हुआ था। 1969 में क्या है, इसके ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये क्या है, एक आलोचनात्मक लेख। ध्यान रखना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, ये क्या है, एक आलोचनात्मक लेख है। इसमें 4 अध्याय हैं, किसमें, संस्कृति के 4 अध्याय में। 4 अध्याय से ही समझ लेना क्या है, इसमें 4 अध्याय दिए गए हैं। जो पहला अध्याय दिया गया है उसका नाम क्या है, भारतीय जनता की रचना हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। और कितने प्रकरणों में विभाजित है, ये 3 प्रकरणों में विभाजित है। आपके एग्जाम में यहाँ प्रकरण से क्वेश्चन बन चुका है कि कौन से प्रकरण में, मतलब कितने प्रकरण दिए गए हैं। तो प्रथम अध्याय का नाम क्या है, भारतीय जनता की रचना हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। कितने प्रकरण दिए गए, 3 प्रकरण दिए गए हैं। जो दूसरा अध्याय है उसका नाम क्या है, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, और 7 प्रकरण इसमें है। तीसरा अध्याय है हिंदू संस्कृति और इस्लाम, 12 प्रकरण है। भारतीय संस्कृति तथा यूरोप, इसमें कितने प्रकरण है, 17 प्रकरण है। तो कैसे याद रखना है, 3, 7, 12, और फिर कितना आता है, 17 आता है। 3 और 7 कितने होते हैं, 10। 10 में आप 2 जोड़ देते हो तो 12, और 12 में कितने जोड़ते हो, 5 जोड़ते हो तो 17 बन जाता है। किसी भी तरह याद करो, लेकिन क्या करना है, आपको याद करना है इस, मतलब जो ये संस्कृति के 4 अध्याय हैं, जो ये अध्याय दिए गए, यहाँ पर आपके अभी मतलब 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। कभी तो पूछा गया कि कौन से प्रकरण, कौन से अध्याय में कितने प्रकरण है, कभी पूछा गया है कि कौन से अध्याय का क्या नाम नहीं है, या फिर पूछा गया कि पहले से बाद के क्रम में इन अध्यायों को लगाइए, या फिर ये पूछा गया कि संस्कृति के 4 अध्याय हैं, जो ये इसमें जो ये 3 अध्याय यहाँ पर दिए गए, 7 यहाँ पर दिए गए, इनके भी अलग अलग नाम है।
हैं उनसे वहां से क्वेश्चन बना है। आगे हम बात करते हैं मुक्तिबोध की आती है यहाँ पर एक साहित्य की डायरी। ये क्या आएगा, एक साहित्य की डायरी है, 1954 में आई थी और ये कितने भागों में है, ये 13 भागों में विभाजित है। पहला कौन सा आता है, तीसरा क्षण। दूसरा है एक लंबी कविता का अंत, डबरे पर सूरज का बिंब, हास्य पर कुछ नोट्स, सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए जन्म की कुंडली भाग एक, नए जन्म की कुंडली भाग दो, वीर कर, विशिष्ट और अद्वितीय, कटुयान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग एक, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग दो। ये 13 के 13 जो अध्याय या भाग दिए गए हैं आपको याद करने पड़ेंगे। आगे हम बात करें राहुल सांकृत्यायन की, तो राहुल सांकृत्यायन की यहाँ पर दी गई है मेरी तिब्बत यात्रा। और ये क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है ये, यात्रा वृत्तांत है। 5 खंडों में क्या है ये विभाजित है। कौन कौन से खंड आते हैं इसमें, लहासा से उत्तर की ओर, चाड़ की ओर, सेक्या की ओर, झेलम की ओर, नेपाल की ओर। तो ये 5 खंड किसमें है, आपके मेरी तिब्बत यात्रा में संकलित हैं। और बता देती हूँ जो ये नीचे के 2 खंड है, झेलम की और नेपाल की ओर, ये दोनों खंड किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुए थे। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं अज्ञेय के ऊपर। अज्ञेय की कौन सी रचना आती है, यात्रा वृत्तांत आपका अरे यायावर रहेगा याद। कब आई थी, 1953 में ये रचना आती है और 8 भाग इस रचना के दिए गए हैं। आपकी मेरी तिब्बत यात्रा और अरे यायावर रहेगा याद, ये 2 क्या है, यात्रा वृत्तांत है। 2 दलित आत्मकथाएं हैं, कौन कौन सी है, मूर्धया है और आप हुदरी है। एक ही लेखक की आत्मकथा है, किसकी है वो, लेखक की आत्मकथा किसकी दी गई है, मनु भंडारी की। और एक आत्मकथा दी गई है आपकी हरिवंश राय बच्चन की, क्या भूलू क्या याद करूं। तो यहाँ पर दिया गया अज्ञेय की रचना दी गई है अरे यायावर रहेगा याद, कब प्रकाशित हुई थी, 1953 में। क्या विधा है इसकी, यात्रा वृत्तांत, और कितने भागों में विभाजित है, 8 भाग में ये विभाजित है। कौन कौन से भाग हैं देखते हैं, परशुराम से तुर्खम, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी, एलुरा, मांझुली, बहता पानी निर्मल, सागर सेवित मेघ मखलित। ये क्या है, आपके 8 भाग यहाँ पर दिए गए हैं। तो परशुराम कैसे याद करोगे आप लोग, परशुराम, किरण, देवता, मौत, एलुरा, मांझुली, बहता पानी और सागर सोवियत मेघ मखलित। पानी और सागर को एक यहाँ पर इकट्ठा कर लो, पानी के बाद क्या आएगा, सागर आएगा, और इनका क्रम क्या कर लो आप, एज इट इज याद कर लो। मैंने जिस तरह से याद किया था वो ट्रिक भी मैं आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो बता देती हूँ कि मेरा चैनल डेडिकेटेड रहेगा आपका यूजीसी नेट हिंदी और एस्टेट टीजीटी पीजीटी और अदर स्टेट जहां पर भी आपके एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, यानी कि हिंदी साहित्य आपका जो सब्जेक्ट रहता है जहां पर आपका हिंदी साहित्य पूछा जाएगा, उसके लिए मेरी क्लासे हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलती हूँ आप लोगों से अगली और किसी इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें और यूं ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।